नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। साल 1937 से 1939 ये वो दौर था जब कांग्रेस ने पहली बार बड़े पैमाने पर कई भारतीय प्रांतों में सरकार बनाई, अपनी मिनिस्ट्रीज फॉर्म की। बिल्कुल, ये केवल 28 महीने का ही कार्यकाल था, लेकिन भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। हाँ, पहली बार प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने का अनुभव था ये कांग्रेस के लिए। तो आज हम इसी दौर को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी इस बातचीत का आधार है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का अध्याय 21। इसमें इन कांग्रेस मंत्रालयों के कामकाज का, उनकी उपलब्धियों और चुनौतियों का अच्छा विश्लेषण मिलता है। सही। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि हम इस सोर्स के आधार पर निष्पक्ष रूप से देखें कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने क्या हासिल किया। हाँ, और किन मुश्किलों का सामना किया, और सबसे जरूरी इस 28 महीने के अनुभव का, इस तजुर्बे का आगे चलकर क्या महत्व रहा, क्या असर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की सलाह की। जब कांग्रेस चुनाव जीती और सरकार बनाने की बात आई तो गांधी जी का क्या नजरिया था? देखिए, गांधी जी ने बहुत साफ कहा था। उन्होंने कांग्रेसियों को चेताया कि ये जो पद मिल रहे हैं, ये कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों के ताज हैं। कांटों के ताज? इंटरेस्टिंग फ्रेज है। मतलब आसान नहीं होने वाला था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इन पदों को बहुत गंभीरता से लेना होगा, हल्के में नहीं। और सबसे बड़ी बात उनका मानना था कि इन पदों का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार की मंशा के खिलाफ राष्ट्र के हित में करना होगा। अच्छा, मतलब सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को ही चुनौती देनी थी एक तरह से। हाँ, कुछ ऐसा ही। गांधी जी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि वो बिना ब्रिटिश पुलिस और सेना के सहारे के भी, या कम से कम उनके न्यूनतम इस्तेमाल से शासन चला सकती है। एक तरह से अपनी क्षमता दिखानी थी। ये तो बड़ी चुनौती रही होगी। तो फिर सरकारें बनी कहाँ-कहाँ? बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे हम NWFP कहते हैं, आज का खैबर पख्तूनख्वा, और असम में भी कांग्रेस की गठबंधन सरकारें बनी। तो कुल मिलाकर 8 प्रांतों में कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ। 8 प्रांतों में? ये तो काफी बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र हो गया। और जनता की क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों में कैसा माहौल था? अरे, जबरदस्त उत्साह था लोगों में। सोचिए, पहली बार ऐसा लग रहा था कि अपनी सरकार आई है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा, उसकी साख बहुत बढ़ गई। हाँ, ये बात तो है। अब तक कांग्रेस एक आंदोलन करने वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती थी। बिल्कुल। अब उसने दिखाया कि वो सिर्फ सड़कों पर संघर्ष ही नहीं कर सकती, बल्कि सरकार भी चला सकती है, प्रशासन संभाल सकती है। ये एक बड़ा बदलाव था। तो सरकार में आते ही कांग्रेस ने सबसे पहले किन चीजों पर ध्यान दिया? क्या प्राथमिकताएं थी? देखिए, जो सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया गया वो था नागरिक स्वतंत्रता, यानी सिविल लिबर्टीज की बहाली पर। अच्छा, यानी लोगों की आजादी। हाँ, बिल्कुल। जो पुराने दमनकारी कानून थे, जो ब्रिटिश सरकार को आपातकालीन शक्तियां देते थे, उन्हें काफी हद तक हटाया गया या नरम किया गया। जैसे? कुछ उदाहरण दे सकती है? जी। जैसे कई राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगे हुए थे, हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग्स वगैरह, उन पर से बैन हटा दिया गया। कई किताबें थीं, पत्रिकाएं थीं जिन पर पाबंदी थी, उन्हें भी रिलीज किया गया। यानी विचारों की आजादी पर जोर था। बिल्कुल। प्रेस पर जो पाबंदियां थीं उन्हें हटाया गया, प्रेस की आजादी बहाल हुई। ये बहुत जरूरी कदम रहा होगा। और भी था, जैसे लोगों के हथियार जब्त कर लिए गए थे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे, वो सब लौटाए गए। अच्छा। पुलिस की जो जासूसी होती थी, खासकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, CID की निगरानी, उसे कम करने के आदेश दिए गए। ये तो कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की बात रही होगी। यकीनन। और सबसे महत्वपूर्ण शायद, बहुत से राजनीतिक कैदी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेलों में बंद थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जिन लोगों की जमीनें सरकार ने जब्त कर ली थी, खासकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, वो जमीनें वापस की गईं। और जिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन रोक दी गई थी आंदोलन में भाग लेने के कारण, उनकी पेंशन भी बहाल की गई। तो कुल मिलाके एक उदार और स्वतंत्रता समर्थक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जी हाँ, कोशिश तो यही थी, लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आता है। विरोधाभास कैसा? देखिए, एक तरफ तो ये सारी आजादियां दी जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जो थोड़ी चौंकाती हैं। अच्छा, क्या हुआ? जैसे मद्रास सरकार ने ही यूसुफ मेहर अली और SS बाटलीवाला जैसे जाने माने समाजवादियों को गिरफ्तार कर लिया। अरे,
क्यों? उन पर आरोप लगाया गया कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, वर्ग संघर्ष को हवा दे रहे थे। लेकिन ये तो कांग्रेस की अपनी घोषित नीतियों के मतलब नागरिक स्वतंत्रता के वादे के कुछ हद तक खिलाफ जाता है ना? बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। और ऐसा सिर्फ मद्रास में नहीं हुआ, बॉम्बे में भी जो गृह मंत्री थे के.एम. मुंशी, उन पर भी आरोप लगे। क्या आरोप थे उन पर? आरोप ये थे कि वो कम्युनिस्टों और वामपंथी विचारों वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की सीआईडी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी जासूसी करवा रहे थे। तो मतलब एक तरफ आजादी का माहौल, दूसरी तरफ कुछ खास विचारधाराओं के प्रति सख्ती। ये दिखाता है कि सत्ता में आने के बाद सिद्धांत और व्यवहार में अंतर आ जाता है। हाँ, शायद ये सत्ता की अपनी मजबूरियां या कहिए कि व्यवहारिक चुनौतियां थीं। कांग्रेस को शायद डर था कि ज्यादा उग्र वामपंथी या समाजवादी गतिविधियां अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, या शायद पार्टी के अंदर के दक्षिणपंथी धड़े का दबाव था। ये मुमकिन है। ये दिखाता है कि शासन चलाना कितना जटिल होता है, खासकर उस दौर में। अच्छा, नागरिक स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में क्या हुआ? किसानों के लिए कुछ किया गया? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था हमेशा से। हाँ, कृषि सुधार एजेंडा में काफी ऊपर था, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस सरकारों को कई सीमाओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। क्या सीमाएं थी? सबसे बड़ी सीमा तो यही थी कि 1935 के एक्ट के तहत जो प्रांतीय सरकारें बनी थीं, उनके पास शक्तियां बहुत सीमित थीं। वो बुनियादी भूमि संबंधों को, जैसे जमींदारी व्यवस्था को, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती थीं। अच्छा, यानी उनके हाथ बंधे हुए थे। काफी हद तक। दूसरी बड़ी समस्या थी पैसों की कमी। सुधारों के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो इन मंत्रालयों के पास ज्यादा था नहीं। ये तो हमेशा की समस्या है। जी। फिर कांग्रेस की अपनी रणनीति भी थी। वो एकदम से जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए, जिसे क्लास एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी संतुलन बनाने की कोशिश। कम था, केवल 28 महीने। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। और एक और बात, जो विधान परिषदें थीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनमें जमींदार और पूंजीपति वर्ग का काफी दबदबा था, तो वो सुधारों का विरोध करते थे। तो इतनी सारी बाधाएं थीं, फिर भी क्या कुछ हो पाया किसानों के लिए? हाँ, इन मुश्किलों के बावजूद कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। जैसे किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए कानून बने। कर्ज राहत, ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। फिर जो चराई शुल्क लगता था, मवेशियों को चराने का टैक्स, उसे कम किया गया। जंगलों में स्थानीय समुदायों के अधिकार कुछ हद तक बहाल किए गए। लगान जो बकाया था किसानों पर, उसमें भी राहत दी गई, कहीं कहीं माफ भी किया गया। और सबसे जरूरी, भूमि कार्यकाल यानी टेनेंसी राइट्स को सुधारने की कोशिश हुई। टेनेंसी राइट्स मतलब ये कि जो किसान जमींदार की जमीन पर खेती करते थे, उन्हें बेदखली से कुछ सुरक्षा मिले, उनका हक थोड़ा मजबूत हो। इसके लिए अलग अलग प्रांतों में कानून लाए गए। तो कुछ ठोस काम हुआ, लेकिन इसका फायदा किसको मिला ज्यादा? क्या सभी किसानों तक लाभ पहुंचा? यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। इन सुधारों का ज्यादा फायदा उन किसानों को मिला जिनके पास जमीन पर पहले से कुछ अधिकार थे, जिन्हें हम सांविधिक किसान या आदिवासी किसान कहते हैं। अच्छा, और जो बिल्कुल भूमिहीन थे, या जो दूसरों की जमीन पर सिर्फ मजदूरी करते थे, या जो बहुत थोड़े समय के लिए बटाई पर जमीन लेते थे? हाँ, जो उपकिराएदार या खेतीहर मजदूर थे, उन तक इन सुधारों का लाभ बहुत ही सीमित मात्रा में पहुंचा, या कहिए कि न के बराबर पहुंचा। तो मतलब सुधार हुए, पर वो समाज के सबसे निचले तबके तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। हाँ, ये एक सीमा थी इन सुधारों की। व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी थीं कि 28 महीने में और सीमित शक्तियों के साथ उन्हें पूरी तरह बदलना मुमकिन नहीं था। समझ गया। अब किसानों के बाद मजदूरों की बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कांग्रेस मंत्रालयों का क्या रवैया रहा? उत्पादन न रुके। हाँ, सरकार तो यही चाहेगी। लेकिन साथ ही मजदूरों के हितों की भी रक्षा करनी थी, उनकी हालत सुधारनी थी। ये एक मुश्किल काम था। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने हड़तालों को हतोत्साहित किया और उसकी जगह अनिवार्य मध्यस्थता, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन पर जोर दिया। अनिवार्य मध्यस्थ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि अगर मालिक और मजदूरों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसे सुलझाने के लिए सरकार एक मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगी, और उसका फैसला दोनों पक्षों को मानना होगा। हड़ताल करने की जरूरत नहीं। अच्छा, यानी बातचीत से हल निकालने पर जोर। जी।
और इसके साथ ही मजदूरों की काम करने की स्थितियां सुधारने, उनके वेतन बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए। कई जगह ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी गई। लेकिन क्या मजदूर इस मध्यस्थता वाली बात से हमेशा खुश थे? क्या हड़तालें बिल्कुल बंद हो गई? नहीं है, यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और जब मजदूरों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए या लंबी हड़तालें की तो कांग्रेस सरकारों ने सख्ती भी दिखाई। सख्ती मतलब विरोध को दबाने के लिए धारा 144 लगाई गई और कई मामलों में मजदूर नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हुईं। अहे, ये तो फिर वही बात हो गई नागरिक स्वतंत्रता वाले मामले जैसी। हाँ, इसका एक बड़ा उदाहरण है 1938 का बॉम्बे ट्रेड्स डिस्प्यूट्स एक्ट। इस कानून ने हड़ताल करना बहुत मुश्किल बना दिया था और अनिवार्य मध्यस्थता लागू की थी। इसका मजदूरों ने काफी विरोध किया, लेकिन सरकार ने उसे सख्ती से लागू किया। तो यहाँ भी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखा। कहते हैं कि पंडित नेहरू खुद इन सख्त कदमों से, खासकर मजदूरों के खिलाफ बल प्रयोग से ज्यादा सहमत नहीं थे। हाँ, ये बात सही है। नेहरू निजी तौर पर इन नीतियों की आलोचना करते थे। उन्हें लगता था कि ये कांग्रेस के समाजवादी सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने मंत्रालयों का बचाव ही किया। ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि विपक्ष में रहकर नीतियां बनाना कितना आसान लगता है और जब आप खुद सरकार में होते हैं तो यथार्थ कितना अलग होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सत्ता की अपनी मजबूरियां और दबाव होते हैं। अच्छा, इन बड़े मुद्दों नागरिक स्वतंत्रता, कृषि, मजदूर के अलावा समाज कल्याण के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ? सोशल वेलफेयर पर? हाँ, समाज कल्याण के क्षेत्र में भी कुछ अहम पहल की गई। जैसे कुछ प्रांतों में शराबबंदी लागू करने की कोशिश हुई। गांधी जी का इस पर बहुत जोर था। हाँ, ये तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा था। और हरिजन कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए। उस समय हरिजन शब्द दलितों के लिए इस्तेमाल होता था। क्या कदम उठाए गए? कई प्रांतों में मंदिरों में उनके प्रवेश को कानूनी मान्यता दी गई। जो सार्वजनिक कुएं थे, तालाब थे, सड़कें थी, उनके इस्तेमाल पर जो रोक थी उसे खत्म करने के लिए कानून बने। ये तो बहुत जरूरी सामाजिक सुधार थे। बिल्कुल। हरिजन बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्तियां शुरू की गईं। सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी कोशिशें हुईं। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कुछ? हाँ, शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, खासकर बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ और सफाई व्यवस्था सुधारने की प्रयास भी हुए। और स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ? खादी वगैरह? खादी और दूसरे स्वदेशी उद्योगों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला, उन्हें बढ़ावा दिया गया। जेलों की हालत सुधारने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए, जेल सुधार पर काम हुआ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात शायद रह गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी। हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे दूरगामी कदमों में से एक था। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनकी पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था आजाद भारत के लिए एक आर्थिक योजना का खाका तैयार करना। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री शामिल थे। इसने भविष्य की 5 वर्षीय योजनाओं की नींव रखी एक तरह से। तो मतलब कांग्रेस सिर्फ तात्कालिक समस्याओं से ही नहीं निपट रही थी, बल्कि भविष्य के भारत की योजना भी बना रही थी। जी हाँ, ये दूरदर्शिता दिखाता है। अच्छा, ये तो हुए सरकार के काम। क्या कांग्रेस ने सरकार चलाने के साथ साथ जमीनी स्तर पर जनता के बीच अपना पुराना काम जारी रखा? मतलब संगठन का काम, लोगों से जुड़ाव? हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी अपनी अतिरिक्त संसदीय गतिविधियां, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज जारी रखीं। जैसे लोगों को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से शिक्षित करने के लिए जन साक्षरता अभियान चलाए गए। कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने अपने पुलिस स्टेशन और पंचायतें भी बनाईं, जो एक तरह की समानांतर व्यवस्था थी। अरे, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और जनता की जो शिकायतें होती थीं, उन्हें इकट्ठा करके याचिकाओं, पिटिशंस के रूप में सरकार तक पहुंचाया जाता था। तो एक तरह से जनता और सरकार के बीच पुल का काम भी संगठन कर रहा था। तो मतलब पार्टी, संगठन और सरकार दोनों साथ साथ चल रहे थे। कोशिश यही थी। अब तक हमने ज्यादातर उपलब्धियों की बात की, लेकिन जाहिर है सब कुछ अच्छा ही नहीं रहा होगा। आलोचनाएं भी हुई होंगी। सीमाएं क्या रही इन मंत्रालयों की? बिल्कुल, आलोचनाएं भी हुई और सीमाएं भी स्पष्ट थीं। सबसे बड़ी सीमा तो यही थी
कि ये मंत्रालय उस बुनियादी साम्राज्यवादी ढांचे को नहीं बदल पाए जिसके तहत वो काम कर रहे थे। असली शक्ति तो अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। हाँ, वो तो 1935 के एक्ट की ही सीमा थी। स्वतंत्रता के मामले में विरोधाभास थे। समाजवादियों और कम्युनिस्टों के प्रति कुछ हद तक दमनकारी रवैया अपनाया गया। कृषि सुधारों का लाभ भी सब तक नहीं पहुंचा। हाँ, वो भी एक बड़ी सीमा थी कि सुधारों का फायदा मुख्य रूप से मजबूत किसानों तक ही सीमित रहा। भूमिहीन मजदूरों और उप किराएदारों को ज्यादा कुछ नहीं मिला। और क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सब ठीक चल रहा था? देखिए, शुरुआत में तो जोश था, लेकिन 1939 आते आते रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कांग्रेसियों के अंदर भी सत्ता का लालच, आपसी गुटबाजी और अंदरूनी कलह बढ़ने लगी थी। ये सत्ता का एक स्वाभाविक परिणाम होता है शायद। सत्ता भ्रष्ट करती है वाली बात। कुछ हद तक गांधी जी ने भी इस पर चिंता जताई थी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था मुस्लिम लीग का विरोध। उसका क्या कारण था और क्या असर हुआ? इसका संयुक्त प्रांत जैसे राज्यों में जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं दी हिस्सेदारी? कांग्रेस का तर्क था कि उसे स्पष्ट बहुमत मिला है, इसलिए वो अकेले सरकार बनाएगी। वो लीग को एक सांप्रदायिक पार्टी मानती थी और उसके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी। लीग का दावा था कि वो ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है, जिसे कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। तो इस नाराजगी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 1938 में लीग ने एक कमेटी बनाई जिसे पीरपुर समिति कहा जाता है। पीरपुर समिति, इसने क्या किया? इस समिति को ये काम सौंपा गया कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचारों की जांच करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस सरकारों पर कई गंभीर आरोप लगाए। कैसे आरोप? जैसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल देना, मस्जिदों के पास संगीत बजाना, सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गवाना, उर्दू की जगह हिंदी को तरजीह देना, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को नज़रअंदाज करना और आर्थिक रूप से उनका उत्पीड़न करना। इस तरह के कई आरोप थे। क्या इन आरोपों में सच्चाई थी? देखिए, कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं जो सिर्फ राजनीतिक माहौल खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं। इतिहासकारों में भी इस पर मतभेद है। कुछ का मानना है कि कुछ स्थानीय स्तर पर घटनाएं हुई होंगी जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि कई मानते हैं कि यह ज्यादातर लीग का राजनीतिक प्रचार था। लेकिन इसका असर तो बहुत बुरा हुआ होगा। बहुत बुरा। भले ही आरोपों में कितनी सच्चाई थी ये कहना मुश्किल है, पर इस प्रचार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और ज्यादा चौड़ा कर दिया। इसने मुस्लिम लीग को अपनी स्थिति मजबूत करने और ये दावा करने का मौका दिया कि मुसलमानों के हित कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं है। इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत को बल दिया। ये तो विभाजन की तरफ ले जाने वाला रास्ता बन गया। हाँ, ये उन कारणों में से एक माना जाता है जिसने आगे चल के विभाजन की जमीन तैयार की। तो शासन चलाना वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। एक तरफ ब्रिटिश सरकार का ढांचा, दूसरी तरफ जनता की अपार उम्मीदें, पार्टी के अंदर की खींचतान और ऊपर से लीग का विरोध। बिल्कुल, सभी वर्गों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। किसान, मजदूर, व्यापारी, दलित, मुसलमान, सबको लगता था कि कांग्रेस सरकार उनकी सारी समस्याएं चुटकियों में हल कर देगी। लेकिन सीमित शक्तियों और संसाधनों के साथ ये मुमकिन नहीं था। और फिर अंत कैसे हुआ इस 28 महीने के शासन का? अंत हुआ अक्टूबर 1939 में। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। बिना भारतीयों से पूछे? हाँ, बिना किसी भारतीय नेता या चुनी हुई प्रांतीय सरकारों से सलाह मशवरा किए। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत इस युद्ध में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक उसे आजादी का स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता। और जब अंग्रेज सरकार नहीं मानी? जब वाइसराय ने कांग्रेस की मांगे मानने से इनकार कर दिया तो विरोध स्वरूप सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। उस तरह ये 28 महीने का अध्याय समाप्त हुआ। जी हाँ। तो अब अगर हम इस पूरे अनुभव का सार निकालें, इसका महत्व क्या था? क्या सीखा भारत ने इससे? देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहला, इसने ये साफ कर दिया कि भारतीय न सिर्फ स्वशासन चाहते हैं बल्कि वो इसे चलाने में सक्षम भी हैं। इसकी जरूरत भी है। हाँ, ये अंग्रेजों के उस दावे का जवाब था कि भारतीय शासन करने लायक नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, कांग्रेस ने ये दिखाया कि जो राज्य की सत्ता है, जो अब तक दमन का औजार थी, उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा, और क्या महत्व था? इन मंत्रालयों ने कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगों को काफी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया,
जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी। इसने ब्रिटिश नौकरशाही जो अब तक सर्वे सर्वा थी, उसका रुतबा और मनोबल कुछ हद तक कम किया। कुछ ऐसे तत्व थे समाज में जो आंदोलन के विरोधी थे, उन्हें भी कुछ हद तक तटस्थ किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसने भविष्य के आज़ाद भारत की एक झलक दी कि अपनी सरकार कैसी हो सकती है, क्या कर सकती है। सही कहा, इसने पूरी दुनिया के सामने भारतीयों की शासन करने की क्षमता को साबित किया। हाँ, तो ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण था, भले ही छोटा था। तो चलिए अब अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जी। अनजाने में ही सही, आज़ाद भारत के सामने आने वाली जटिल राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों का, जैसे कि केंद्र राज्य संबंध, अल्पसंख्यकों के अधिकार, विकास के मॉडल, इन सब का खाका खींच दिया था। बहुत अच्छा सवाल है। इस अनुभव ने भविष्य की नीतियों को गढ़ने में और सत्ता की जो असलियत होती है, जो उसकी सीमाएं और संभावनाएं होती हैं, उसके बारे में क्या सबक सिखाए, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इस सवाल के साथ ही आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। धन्यवाद।